एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जजमेंट राइटिंग के इम्पोर्टेंट टिप्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और छत्तीसगढ़ के मेंस में जजमेंट राइटिंग का जो पेपर है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इवन मध्य प्रदेश सिविल जज का जो एग्जाम है वहां भी जजमेंट राइटिंग इक्वली इम्पोर्टेंट है। आपके सिविल और क्रिमिनल का आपको जजमेंट राइटिंग वहां पे लिखने के लिए आता है। तो इससे रिलेटेड आज इसके जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जजमेंट राइटिंग के, उसको हम लोग इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक मॉडल जो है हम क्रिमिनल का और एक मॉडल सिविल जजमेंट राइटिंग वो आपके साथ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज जजमेंट राइटिंग पे ये आते हैं कि जो भी आपका जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है वहां पे आपकी सबसे पहले यही एबिलिटी चेक की जाती है कि आप जजमेंट राइटिंग कितना अच्छा लिखते हैं, क्योंकि उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप जो जज की सर्विस में जाएंगे वहां पे आपके पास केस के बहुत सारे केस के अलग अलग फैक्ट्स आपके पास में आते हैं। पार्टीज जो है वो अपने अपने एविडेंस वहां पे देती हैं और जो उनके लॉयर होते हैं वो एप्लीकेबल लॉज आपके पास में बताते हैं। तो ये जज होता है जो फाइनल जजमेंट लिखता है। तो जब वो फाइनल जजमेंट लिखता है तो यहाँ पे वो जजमेंट ऐसा होना चाहिए, आप कह सकते हैं ऐसे सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए, ऐसे मैनर में होना चाहिए कि उसको कोई भी जो है वो पढ़ के समझ सके। तो जजमेंट राइटिंग एक जो है वो बहुत ही, आप कह सकते हैं ये आर्ट है। जजमेंट राइटिंग लिखना ये एक सही फॉर्मेटिंग में होनी चाहिए। जो इसके लिए फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट में ही होना चाहिए जिससे आप ज्यादा अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जजमेंट की कि जजमेंट क्या होता है। तो आप सीपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज 9 में देख सकते हैं जहां पे जजमेंट को डिफाइन किया गया है। मींस द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। लेकिन अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें, सीआरपीसी की बात करें, तो वहां पे जजमेंट वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन आप कह सकते हैं कि जजमेंट क्या होता है। जो भी पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं उसका फाइनल कंक्लूजन या जज का एक फाइनल ओपिनियन, उसका एक्सप्रेशन। अगर क्रिमिनल केस की हम बात करें तो एक्यूज्ड का कन्विक्शन या एक्विटल जो भी होगा वहां पे ट्रायल के एंड में उसको हम कहते हैं जजमेंट। लेकिन जजमेंट जो है वो बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है। जैसे पार्टीज ने प्लीडिंग में अपने क्या फैक्ट्स दिए, या अगर वो क्रिमिनल केस है तो प्रोसिक्यूशन ने जो चार्जशीट सबमिट की है, उसके बाद वहां पे जो ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पार्टीज के द्वारा पेश किया जाता है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होता है आपका एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस जो जज करता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, या जो एप्लीकेबल लॉ है उसका रेफरेंस वहां पे देना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हर एक इशू, हर एक पॉइंट्स की जो फाइंडिंग है फॉर डिटर्मिनेशन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके बाद जो है वो आपका फाइनल जजमेंट जो है, फाइनल अल्टीमेट जो डिसीजन होता है जज का वो आता है। तो जजमेंट को आप कह सकते हैं कि ये इन सारी चीजों का ही मिक्सचर है। तो इसी से रिलेटेड आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टिप्स की बात कर लेते हैं। तो जजमेंट राइटिंग में आप जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए, करेक्ट लैंग्वेज। चाहे आप हिंदी यूज कर रहे हो या इंग्लिश यूज कर रहे हो। अगर आप हिंदी भी यूज कर रहे हैं तो पूरे जजमेंट राइटिंग में वो हिंदी में लिखा गया होना चाहिए, और हिंदी में भी जो है वो सब कुछ सही लैंग्वेज में लिखा गया हो तो ज्यादा अच्छा है। और आप अगर इंग्लिश भी यूज कर रहे हैं तो वहां भी आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का ध्यान रखना है कि वो ना हो, स्पेलिंग्स गलत ना हो। ये सब चीजें आपको वहां पे बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होती हैं। क्लियर होना चाहिए, सिंपल, प्रिसाइज होना चाहिए और इंटेलिजिबल होना चाहिए। आपके जो जजमेंट राइटिंग है उसमें अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट चीज पे, वो है पैराफ्रेजिंग। आपके जजमेंट जो है वो पैरा में होनी चाहिए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसको आप बहुत ज्यादा ध्यान से रखें। पैराफ्रेजिंग जो है वो आपके जजमेंट को अच्छा बनाने के लिए एक सही फॉर्मेट में, एक प्रिस्क्राइब मैनर जो आप कह सकते हैं वहां पे दिखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम आते हैं एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस पे। अभी इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना आप जजमेंट नहीं लिख सकते हैं, और लिखते हैं तो वो बैड जजमेंट माना जाएगा। तो विथ रीजनिंग जो है
वो आप एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस को वहां पे डिस्क्राइब करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फिर चीज पे हम आते हैं और वो होता है कि जो भी आपके इशू ऑफ फैक्ट और लॉ है उसको अगर आप हर पैरा में या बार बार कहीं भी रिपीट कर रहे हैं तो वो अच्छा जजमेंट राइटिंग नहीं माना जाता है। तो इसीलिए किसी भी फैक्ट का या जो एप्लीकेबल लॉज हैं उनका रिपीटेशन आपको अवॉइड करना है। बार बार उस चीज को आपको हर पैरा में रिपीट नहीं करना होता है। फिर हम आते हैं एप्रोप्रिएट लॉ की। आपको पता है कि वहां पे आपको जो भी एप्रोप्रिएट लॉ है उस आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन के हिसाब से उसका एप्लीकेशन आपको वहां पे देना होता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि लॉ का जो पिक्चर है वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप वहां पे कौन सा सेक्शन या ऑर्डर मेंशन करने वाले हैं, क्योंकि एक चीज जो है वो अगर आपकी गलत हो गई, 253 है उसकी जगह आपने 254 भी लिख दिया तो उसकी वजह से पूरा का पूरा जजमेंट बदल सकता है और आपका जो केस है उसके जस्ट अपोजिट आपका जजमेंट राइटिंग जा सकता है। तो आप लॉ का वहां पे बहुत सोच समझ करके एप्लीकेशन करें। और उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं और वो है रीजन। जब भी कोई आपका जजमेंट पढ़े तो उसको लगना चाहिए कि आपने यहाँ पे जुडिशियल माइंड अप्लाई किया है। वेल एस्टैब्लिश जो है आपने रीजन दिया है उस जजमेंट के पीछे, उस जजमेंट के पीछे क्या राशनेल है, किस वजह से आपने वो जजमेंट दिया है, ये चीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। और जजमेंट जो है वो आप लास्ट पैरा में लिखते हैं जहां पे आपको वो चीज भी मेंशन करनी होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है जजमेंट राइटिंग को लिखते समय। अब हम आते हैं स्टेप्स पे। तो स्टेप्स की बात कर लेते हैं। तो शुरुआत जो होती है वो जजमेंट राइटिंग की वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस से होती है। यहाँ पे आप केस का नेचर डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इसको आप बहुत बड़ा लिखें। यहाँ पे आप 2 से 3 लाइन में केस का नेचर डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं फैक्ट्स पे। अब केस का जो फैक्ट है वो आपको पूरा नरेट करने की, डिटेल में नरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अगर आप उनको भी वहां पे डिस्क्राइब करते हैं तो वो सफिशिएंट होगा। लेकिन हाँ, ये चीज भी आप ध्यान में रखें कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो ना छूटे, उनको आप जरूर वहां पर लिख दें। लेकिन पूरा डिटेल में जा करके एक एक चीज को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है। उसके बाद इशू फ्रेमिंग की बारी आती है और उन इश्यूज की फाइंडिंग, जो अभी मैंने आपको पहले भी बताया था। और अगर ये चीज क्रिमिनल केस है तो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस का जो है केस के बाद में आपका जो है वो वहां पे चार्ज का स्टेज आ जाता है। और यहाँ पे आपके सिविल केस में जो है वो प्लेंटिफ और जो डिफेंडेंट होते हैं वो जो भी प्लीडिंग्स में लिखे होते हैं उस फैक्ट के बाद में इशू फ्रेमिंग की बारी आ जाती है। तो ये 2 चीजें जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट है सिविल और क्रिमिनल के लिए अलग अलग। इसके बाद हम आते हैं एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस पे विथ रीजनिंग। मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। और उसके बाद जो है वो आपके फाइनल डिसीजन की बारी आती है, यहाँ पर अल्टीमेट जजमेंट जिसको आप कह सकते हैं। और ये सारी चीजों का मिक्सचर जो है वो आपका जजमेंट राइटिंग होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे और स्टेप्स थे सिविल और क्रिमिनल के लिए अलग अलग, जो आप अपने जजमेंट राइटिंग को लिखते समय ध्यान में रख सकते हैं। अब जो है एक मॉडल सिविल जजमेंट और एक मॉडल क्रिमिनल जजमेंट वो हम लोग आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।